हाय दोस्तों, फिर से आप सभी का क्लास मास्टर ऐप पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले थोड़ा सा हिंदी भाषा के संवैधानिक प्रावधान का, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, इसमें हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। और उसी में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संविधान के 12 अनुसूचियों में से जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो ये जो संवैधानिक प्रावधान है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अगर हो जाए तो कम से कम समय आपको संवैधानिक प्रावधान बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग आपको समझिए 10 से लेकर के लगभग 10 आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा और ये 8वीं सूची को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हिंदी भाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है, हिंदी भाषा का संवैधानिक प्रावधान, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, ठीक है। और इसी के अलावा संवैधानिक प्रावधान में संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। 22 भाषाओं को रखा गया है। और इस 22 भाषाओं में मैं आपको क्षेत्रवार इसको चर्चा कर दे रहा हूं कि जिससे आप इसको समझ पाओ कैसे याद करना है इन 22 भाषाओं को, ठीक है ना। तो 22 भाषाओं में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मात्र 14 भाषाओं को रखा गया था, ठीक है ना। मात्र 14 भाषाओं को रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में मात्र 14 भाषाओं को रखा गया, ठीक। और बाकी जो भाषाएं थी उनको संविधान में कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो उस 22 भाषाओं में जो मूल भाषा है उसको देखिए, मैं आपको क्षेत्रवार कुछ बातें कर रहा हूं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, आप पूर्वोत्तर में चले जाएं। तो पूर्वोत्तर में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले असमिया, इसके अलावा बंगला, ठीक, और उड़िया। ये 3 भाषाएं ली गई थी पूर्वोत्तर से, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद हो जाएगा बेहतर चीजें से। पूर्वोत्तर में जाएंगे, वहां असमिया हो गई, बंगला हो गई, बंगला के नीचे उड़िया, ये 3 भाषाएं उधर से आ गई। उत्तर में आप जाओगे शीर्ष पर, तो शीर्ष पर 3 भाषाएं, उसमें नंबर 1 काश्मीरी थी। कश्मीरी से नीचे आएंगे आप तो आपको पंजाब मिल जाएगा, पंजाबी, ठीक ना। इसके अलावा वहीं पे मराठी, और मराठी के बगल में आप जाएंगे तो आपको गुजराती भाषा मिल जाएगी, ठीक। ये याद होने का तरीका बता रहा हूं मैं एकदम। ये पूर्वोत्तर की भाषाएं थी। ये काश्मीरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती आप पढ़े होंगे ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ये 4 भाषाएं वहां से ली गई, संविधान में रखी गई। इसके अलावा आप मध्य में आ जाते हैं, जो मध्य में अक्सर करके सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है ना। उसमें आपका हिंदी और इसकी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी से निकली हुई उर्दू, ये 3 मध्य में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो याद
मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएगी मित्र। आप पूर्वोत्तर में जाओगे तो वहाँ असमिया मिलती है, असमिया के बाद बंगला, बंगला के बाद उड़िया, ये 3 भाषा पूर्वोत्तर में हो गई। इसके अलावा उत्तर से ऊपर से हम नीचे जब आते हैं तो कश्मीर, कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद मराठा, मराठा के बगल में गुजरात, तो वहाँ से 4 भाषाएं उधर से ली गई। ये मध्य में, पूरे मध्य भारत में मैक्सिमम यूज करने वाली, बोली जाने वाली भाषाएं थी हिंदी, उसकी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी से निकली हुई उर्दू, ये 3 यहाँ से हो गई। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पूरा मैं आपको भारत के नक्शा ही बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्या भाषाएं को कैसे कैसे प्रयोग किया गया, मतलब एक भी भाषा को छोड़ा नहीं गया है। अब आ जाते हैं हम दक्षिण में, ये टोटल देखिए दक्षिण में आ जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत में हम आ जाते हैं, दक्षिण भारत से यहाँ से 4 भाषाओं को ले लिया गया। उसमें आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको देखें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि दक्षिण भारत से 4 भाषाओं को लिया गया, ये पूरा मध्य भारत से 3 भाषाओं को लिया गया, ठीक है। ये आपका आ जाता है पश्चिम भारत, पश्चिम उत्तर भारत, और ये आपका आ जाता है पूर्व उत्तर भारत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बेहतर समझ में आई होगी कैसे आप भाषाओं को 14 भाषाओं को रट सकते हो, याद कर सकते हो अगर चाहो तो। ये ध्यान से दिमाग में रख लो सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ से, क्यों समझ में आ रहा कि नहीं सर? हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके अलावा ये तो 14 हो गई। अब संविधान में कुछ संवैधानिक प्रावधानों के थ्रू कुछ भाषाओं को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इधर आप देख लीजिए, इसमें संवैधानिक प्रावधान में आ जाते हैं तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है ना, भाषा से संबंधित, संविधान संशोधन ही भाषा से संबंधित, तो ये 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, इसको ध्यान दीजिएगा, सिंधी को जोड़ा गया। इसी के क्रम में आते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया। अब कहेंगे सर नमक क्या, ये नमक क्या, इसमें यार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और इसके क्रम में एक और संविधान संशोधन हुआ, इधर देख लीजिए, ये 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को इसमें रखा गया, जिसको हम लोग बोडो मास याद करते हैं, बोडो मास, ठीक। तो बो से यहाँ बोडो लिख सकते हैं आप, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी आपके 3 संविधान संशोधन के द्वारा लगभग 4, 3, 7, 1, 8 भाषाओं को अलग से जोड़ा गया। तो मूल संविधान में मैंने बताया कि कितनी भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाएं रखी गई थी। ये 14 भाषाएं क्या क्या थी? पूर्वोत्तर से लिया गया था असमिया, बंगला, उड़िया को। इसके बाद पश्चिमोत्तर से लिया गया कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती को। मध्य भारत से हिंदी, संस्कृत, उर्दू को। और दक्षिण भारत से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को लिया गया था, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें मैंने वर्गाकार पूरे भारत को आपको दिखा दिया, वर्गवार, ये चीज़ें आपको समझ में जरूर आ गई होंगी। ये 3 संविधान संशोधन आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया, जो 15वीं भाषा बनी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा आपका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। नमक और 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा
4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये आपका समझिएगा कि एक पार्ट रहा जो पूरा संवैधानिक प्रावधान का। ठीक है ना। और इसके बाद एक और पार्ट में हम संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करेंगे। उसमें आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक क्या क्या कहा गया, क्या क्या भाषा के संबंध में बातें की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे संसद में आर्टिकल 110 के थ्रू, 120 के थ्रू और आर्टिकल 210 मतलब 210 के थ्रू क्या क्या कहा गया है। ये कुछ ऐसे संविधान में आर्टिकल्स, अनुच्छेद है जो भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर ये बेहतर चीज़ें आपको लगी हो, मैंने कम समय में सार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया था संवैधानिक प्रावधान, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक मित्र, ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया कि अभी इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान थोड़ा सा विस्तृत चीज़ें मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये अक्सर करके यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है। ठीक है ना, कि जैसे संविधान में अन्य उपबंध क्या भाषा संबंध, तो भाग 17 में 343 से लेकर 351 आर्टिकल जो है ये भाषा से संबंधित ही है। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि 343 में इसमें कई क्लाज है, लेकिन मैं क्लाज को नहीं, वो संविधान में हम पढ़ेंगे कभी। तो यहाँ पर 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और जो उसके अंक होंगे वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के अंक होंगे। तो इतनी बात याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि 343 में ये बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है ना। उसके बाद आते 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हर संविधान प्रारंभ के हर 5 वर्ष बाद, पहले तो 5 वर्ष बाद और फिर हर 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, हर 5 वर्ष के बाद फिर हर 10 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। और इस संबंध में सबसे पहला जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था ये 1955 में किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, 1955 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये बीजी खरे थे। कौन? बीजी खरे। इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में 1955 को लाया गया था। ठीक है ना। और हमारे संविधान का आर्टिकल 344 भी राजभाषा आयोग के गठन की बात करता है। अब आते हैं 345 में। 345 में कहा गया कि किसी राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य की भाषा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर वो चाहे कि मतलब हमको वहाँ की लोकल भाषा का प्रयोग करना है, स्थानीय भाषा का प्रयोग करना है या हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, तो ये वहाँ की राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो विधायिका बना करके, कानून बना करके अपने राज्य विधानमंडल में अन्य भाषाओं के लिए प्रयोग कर सकती है, अन्य भाषा का प्रयोग कर सकती, जो भी जिसमें वहाँ के लोग ज़्यादा सुलभ हों। ठीक है ना, मतलब सहज हों। 346 कहता है कि राज्य टू राज्य, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य संघ से, यानी कि केंद्र से तत्समय तक अंग्रेजी भाषा, उस समय तक जो चल रही होगी अंग्रेजी भाषा, उसके बाद अगर वो परस्पर सहयोग के द्वारा परस्पर उनकी सहमति बनती है तो वे अन्य भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, अन्य भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 346 में कहा गया है। ठीक है। और 347 कहता है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा मांग किया जाए, किसी राज्य की जनसंख्या अत्यधिक अधिकांश लोगों के द्वारा मांग किया जाए कि हम अपने प्रशासनिक प्रयोजन में या पत्रादि में या अन्य कार्यों में, आप ऑफिशियल कार्यों में हम इस भाषा का चयन करना चाहते हैं, चाहे वो आप तमिल ले लो, चाहे तेलुगु ले लो, कुछ भी जो वहाँ की स्थानीय भाषा हो, तो उसे मान्यता मिल सकती है। ये किसमें? 347 में। ठीक है। इसके बाद आते हैं
हाँ 48 कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे, ध्यान दीजिएगा, मतलब जब तक संसद कोई कानून ना बनाए, कोई विधि ना बनाए, ठीक है, जब तक संसद कोई कानून या विधि नहीं बनाता है तब तक एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और एचसी माने उच्च न्यायालय, ठीक है ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां जो अंग्रेजी भाषा में होंगी। हाँ, अगर संसद कोई उपबंध बनाती है, कोई विधि बनाती, कोई कानून बनाती है कि अंग्रेजी के इतर भी किसी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं न्यायालयिक कार्यवाहियों में, तो उसे लागू किया जा सकता है, लेकिन संसद अगर विधि बनाए तब। आगे देखिएगा, इसके अलावा 49 कहता है 349 में भाषा संबंधी अगर कोई विधेयक लाना है, ठीक है ना, जैसे जो अंग्रेजी प्रयोग में चल रही है, यानी कि वर्ष के 15 वर्ष, वो तो बताया गया था कि संविधान के प्रारंभ के 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होगा, ये पहले ही बता दिया था, उसमें बता दिया गया था, ठीक है ना। और 15 सालों के दौरान अगर कोई विधेयक लाना हो अन्य भाषाओं से संबंधित, तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। और इसके अलावा उस समय जो राजभाषा आयोग चल रहा होगा, उसकी अनुमति, और जो भाषा समिति होंगी उन सबकी मंत्रणा से, उन सबकी अनुमति से आप ये 249 के अंतर्गत कोई विधेयक संसद में या विधानमंडल में पारित किया जा सकता है। ये 349 बताता है। समझ में आया कि अगर जैसे अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी के इतर जैसे हिंदी या अन्य कोई भाषा का आप विधानमंडल या संसद में प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी उस विधायिका को मतलब पारित करवाने के लिए। और उससे पूर्व राजभाषा आयोग और भाषा समिति की मंजूरी भी होनी चाहिए, तभी आप कोई अन्य विधेयक उसमें दायर कर सकते हैं या पारित करवा सकते हैं। अब आते हैं 350 में यह कहा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दे दिया गया है, जैसे हम ही हो गए या आप हो गए, अगर आप चाहो कोई याचिका दायर करना कि मतलब हम कोई विशेष अपील दायर करना चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी बात को हिंदी में रखूंगा या अपनी बात को मलयालम में रखूंगा, अपनी बात को तमिल में रखूंगा, तो ये आपको अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? 350 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया कि आप कोई अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भाषाई अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, जो राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक है उनके शिक्षण कार्यों के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा सकती, किसके द्वारा? आर्टिकल 350 के द्वारा, ठीक है। और 351 लास्ट वाला ये कहता है कि हमें यानी कि पूरे लोगों को, देश के लोगों को, सभी लोगों के संविधान को या संस्था को हिंदी भाषा का प्रचार करना चाहिए, ठीक है। ये आपका भाग 17 के 343 से 351 तक जो चीजें थी मैंने शार्ट में आपको बताने का प्रयास किया था। हाँ, दो चीजें यहाँ पर, दो आर्टिकल और आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला आर्टिकल है 120, ठीक है ना, ये आर्टिकल 120 ये भाग 5 में है। भाग 5 में आर्टिकल 120 के थ्रू संसद में भाषा परिवर्तन किया जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले उस समय जो पीठासीन अधिकारी उनकी पूर्व अनुमति होनी आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी का मतलब अगर संसद में है तो लोकसभा अध्यक्ष होने चाहिए, और अगर यहाँ पर विधानमंडल में है तो विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। संसद में भाषा संबंधी प्रावधान भाग 5 के अंतर्गत 120 आर्टिकल में रखा गया है। और भाग 6 के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 210 में विधानमंडल संबंधित भाषा रखा गया है। विधानमंडल में भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सेम चीजें है। 120 में भाग 5 में संसद की भाषा है, और भाग 6 में आर्टिकल 210 में विधानमंडल की भाषा है। उसमें भी 120, इसमें 210, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका याद करने का है ये, ठीक है ना। संसद में 120 और इसमें 210, यानी कि 90 आर्टिकल
अंतर है दोनों का, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। इतना आपका भाषा से संबंधित संविधान में प्रावधान किए गए थे, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे, आपको उम्मीद है कि चीज़ें जरूर क्लियर होंगी। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। आपको और बेहतर चीज़ें ऐसे धीरे धीरे आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा।